नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश दिनांक 15 अगस्त सन 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ था। अगर मैं कहूं कि स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन विशाल भारत देश दो भागों में बट गया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। फिर भी जो है अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिली, यह इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे हमारे ना जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, कितने वीर सैनिकों ने, कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया। और यह स्वतंत्रता संग्राम मेरठ, उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। दिनांक 10 मई सन 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था हमारा यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय अस्मिता को सींचने का यह प्रथम उद्घोष था। ब्रिटिश शासकों, इतिहासकारों, अध्येताओं, लेखकों, लोक गीतकारों, हमारे क्रांतिकारियों ने 10 मई सन 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुए सिपाही विद्रोह को कई नामों से उल्लेखित किया है। नामों की यह विविधता विद्रोह के प्रति लोगों की अलग अलग नजरियों को दर्शाती है, अलग अलग सोच को दर्शाती है। नजरियों की जंग में विद्रोह को अपमानजनक संबोधन गदर से लेकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक बताया गया है। हालांकि अंग्रेजों द्वारा अपमानजनक संबोधन के रूप में प्रयुक्त किया गया गदर शब्द आगे चलकर भारतीयों के लिए सम्मानजनक अर्थ ग्रहण कर लेता है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अमेरिका में सन 1913 में गठित संगठन का नाम गदर रखा गया। अपने मुख पत्र का नाम भी उन्होंने गदर रखा। सन 1857 के विद्रोह पर करीब 75 वर्ष के बाद लिखे गए पहले हिंदी उपन्यास का शीर्षक भी गदर ही है। श्री अमृतलाल नागर ने विद्रोह संबंधी ब्यौरे को एकत्रित किया और इस पुस्तक का नाम गदर के फूल रखा। और इस प्रकार से ना जाने हम कितने स्वतंत्रता सेनानी और वीर जवानों के बलिदान से ये स्वतंत्रता संग्राम को हमने प्रारंभ किया। नोमेनक्लेचर के अलावा इस विद्रोह के चरित्र को लेकर भी कई धारणाएं मिलती हैं। उसे सामंती से लेकर जनवादी तक कहा जाता है। विद्रोह में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में भी कई दावे मिलते हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में विद्रोह में मारे जाने वाले अंग्रेजों, बच्चों और महिलाओं समेत सबका आंकड़ा लगभग 6000 के करीब है। विद्रोह के दमन के दौरान और इसमें भाग लेने वाले जितने भी वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपना योगदान दिया। और ना जाने कितनी नारियां विधवा हो गईं, कितनी माताओं ने अपने पुत्र को खो दिया, कितने छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। और इस प्रकार से प्रारंभ हुआ हमारा भारतीय संविधान के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए यह स्वतंत्रता संग्राम। विद्रोह के दमन के दौरान और दमन के बाद अंग्रेजों द्वारा की गई बदले की कार्रवाई में मारे जाने वाले सैनिकों की गिनती भी सामने आती है। और इसमें मारे जाने वाले भारतीय पक्ष के लोगों की संख्या आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 लाख से 30 लाख तक बताई जाती है। इसमें विद्रोह से जुड़े अकाल और महामारी में मारे जाने वाले भारतीयों की संख्या को भी अगर सम्मिलित किया जाता है तो यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। विद्रोह के इतिहासकारों, उससे जुड़ी विभिन्न घटनाओं और पात्रों पर आधारित संस्मरण एवं कथात्मक विवरण लिखने वाले लेखकों के लेखन में सभ्य, असभ्य और क्रूर क्रांतिकारी का परस्पर विरोधी विमर्श भी मिलता है। गरम दल, नरम दल, यह भी बाद में अस्तित्व में आता है। वर्ष 1857 के विद्रोह के मूल में महज धार्मिक अस्मिता का प्रश्न था, या विद्रोह मूलतः राष्ट्रीयता के विचार से
परिचालित था, यह सवाल भी विशेष रूप से विवादास्पद रहा है। कहने का आशय यह है कि सन 1857 के विद्रोह के विविध पहलुओं पर प्रस्तुत किए गए तर्कों प्रतितर्कों की एक पूरी दुनिया हमारे सामने उपस्थित है। विद्रोह की 167वीं वर्षगांठ पर लिखी गई इस टिप्पणी में क्रांतिकारियों के झंडा सलामी गीत के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई है, यह जानने का प्रयत्न किया गया है, क्या विद्रोह के मूल में पराधीनता की पीड़ा से पैदा हुआ राष्ट्रीयता का विचार था? वास्तव में राष्ट्रीयता का विचार एक सीधा और सरल विचार कभी नहीं रहा है। युग विशेष, युगीन परिस्थितियां, सामाजिक ताना बाना आदि कारक राष्ट्रीयता के विचार को एक जटिल और कई बार अंतर विरोध पूर्ण विचार बनाते हैं। सन 1857 के विद्रोह के मूल में स्थित राष्ट्रीयता के विचार को भी इसी नजरिए में देखा जाना चाहिए। झंडा सलामी गीत अथवा कौमी तराना सन 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख पात्र अजीमुल्ला खान यूसुफजई ने लिखा था और दिल्ली के पयाम ए आज़ादी नामक दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था। फरवरी माह सन 1857 में शुरू किए गए इस उर्दू हिंदी पत्र के प्रकाशक श्री अजीमुल्ला खान और मुख्य संपादक बादशाह बहादुर शाह जफर के पोते मिर्जा बेदार बख्त थे। यह स्वाभाविक है कि पत्र को नाना साहिब का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि उनके दीवान अजीमुल्ला खान फरवरी सन 1857 में एक फ्रेंच प्रिंटिंग प्रेस लेकर भारत आए थे, जिस पर यह पत्र छापा जाता था। सितंबर सन 1857 में से यह पत्र मराठी में झांसी से भी प्रकाशित हुआ। बादशाह जफर का प्रसिद्ध पैम्फलेट पयाम ए आज़ादी में ही प्रकाशित हुआ था। पूरे उत्तर भारत में तेजी से इस पत्र का प्रसार फैल गया था। दिनांक 29 मई सन 1857 को पत्र ने विद्रोह को अपना समर्थन घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में पत्र के प्रकाशन पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। बेदार बख्त को फांसी दे दी गई। अजीमुल्ला खान के बारे में माना जाता है कि वह कानपुर की पराजय के बाद नाना साहिब के साथ नेपाल की सीमा की ओर निकल गए थे, जहां 28 वर्ष की आयु में बीमारी से उनकी मौत हो गई। कानपुर निवासी श्री अजीमुल्ला खान ना सिपाही थे ना सामंत थे। वह अत्यंत साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से थे। उनके मिस्त्री पिता का निधन हो चुका था। वर्ष 1837-38 के अकाल में अपनी माता के साथ वह संयोग से जीवित बच पाए थे। बाद में माता का भी निधन हो गया। उन्होंने अनाथालय में रहकर और एक अंग्रेज के घर में काम करते हुए शिक्षा प्राप्त की। वह पहले कई अंग्रेजों के सचिव बने और फिर नाना साहिब के दीवान का पद संभाला। नाना साहिब ने बहुभाषाविद, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाएं जानने वाले और कुशाग्र बुद्धि वाले श्री अजीमुल्ला खान को प्रधानमंत्री के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उनकी प्रोन्नति कर दी। ऐसा माना जाता है कि आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी अजीमुल्ला खान अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान नाना साहिब की पेंशन तो बहाल नहीं करा पाए, लेकिन ब्रिटिश आधिपत्य से भारत को मुक्त कराने का विचार और दृढ़ इरादा लेकर भारत लौटे। ब्रिटिश साम्राज्य अजेय है, यह मिथक उन्होंने अपनी आंखों से टूटता हुआ देखा। उन्होंने देखा कि क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं को रूस की सेना ने पराजित कर दिया है। श्री अजीमुल्ला खान नव जागरण की चेतना के दायरे के बाहर की गई देश की स्वाधीनता की चिंता और प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। हम ओज के झंडा सलामी गीत की व्याख्या करें तो पाते हैं कि इसमें ब्रिटिश आधिपत्य को भारत की राष्ट्रीय पराधीनता के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि हिंदुस्तानी इस मुल्क के स्वाभाविक मालिक हैं। यह सही है कि सन 1857 के विद्रोह का भौगोलिक विस्तार मुख्यतः उत्तर, पूर्व और मध्य भारत तक था, लेकिन क्रांतिकारियों का दावा हिमालय से समुद्र पर्यंत हिंदुस्तान का था। यह एक जरखेज धरती है जिसकी संपदा को अंग्रेज लूट रहे हैं। ऐसा मंत्र मारा कि ध्वनि है और कि अंग्रेजियत का जादू महत्वपूर्ण माने जाने वाले भारतीयों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इस ध्वनि की गूंज गांधी के हिंद स्वराज में मिलती है, जहां वे कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, हमने खुद उनकी गुलामी कबूल की है। यह सही है
कि ज़्यादातर राजे रजवाड़े और भारतीय ब्रिटिश आर्मी की बटालियनों ने विद्रोहियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया अथवा तटस्थ रहे। नवशिक्षित भद्र लोग द्वारा प्रवर्तित जन जागरण की चेतना का संबंध भी सन 1857 के विद्रोह के साथ नहीं जुड़ता। झंडा सलामी गीत में उस समय के प्रामाणिक भारतीय की कसौटी प्रस्तुत की गई है और वही सच्चा भारतीय है जो शहीदों की ललकार पर गुलामी की जंजीरें तोड़ने का उद्यम करता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सन 1857 के विद्रोह के बाद चले आज़ादी के संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो भारत की आज़ादी संभव हुई, उसके विरुद्ध राजे रजवाड़े, धार्मिक संगठन और कितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति खिलाफ थे। ऐसे अप्रामाणिक भारतीयों के चलते देश का बंटवारा भी हुआ। यह सही है कि विद्रोह में कई बार धार्मिक, जातिवादी, जातीय, एथनिक, क्षेत्रीय आदि फॉल्ट लाइंस उभरती रहे, विरोधाभास होता रहा, परंतु एक उपमहाद्वीप के आकार के देश में जिसका अत्यंत प्राचीन समाज विविधताओं और साथ ही विषमताओं से भरा हो, विद्रोह के दौरान फॉल्ट लाइंस का उभरना, विरोधाभास का होना स्वाभाविक था। गौरतलब है कि झंडा सलामी गीत में धार्मिक अस्मिता के सवाल पर देश की आज़ादी का आह्वान नहीं किया गया है। अलबत्ता सभी धर्मावलंबियों के बीच एकता और प्यार का उल्लेख किया गया है। शायद श्री अजीमुल्ला खान धार्मिक अस्मिता की पुकार को राष्ट्रीय अस्मिता की पुकार में बदलना चाहते थे और इस प्रकार से जो सन 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब आगे बढ़ा तो आने वाले अनेक वीरों ने, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन का भी बलिदान, अपने जीवन को बलिदान कर दिया देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। इसी 1857 की देन है कि हमारा सन 1947 में दिनांक 15 अगस्त के दिन हमारी स्वतंत्रता को इसी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने उस आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को आसान बनाया और आज हम स्वतंत्रता की सांस लेते हुए अपने देश का विकास देख रहे हैं। हमारा देश इसी प्रकार से विकसित होता रहे, विकास करता रहे और हमारे भारतीय नागरिक अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हुए प्रगति करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आई तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यह मेरे को प्रेरणा देगा कि मैं इसी प्रकार से आगे आपको अच्छे ज्ञानवर्धक और देशभक्ति वाली रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सभी के जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।